Hello student, myself Anil Kushwa from Chemistry Cracker Classes। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे चर्चा करी थी ECS की एक्टिविटी सीरीज़ की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात कर रहे थे हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में मैंने बताया कि वो किस बेसिस पे अरेंज की गई थी, किस तरीके से वहाँ पे मेटल काम करते हैं, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, कौन बेटर रिड्यूसर है और कौन बेटर ऑक्सीडाइज़र होगा। ठीक है, मैंने ये बात प्रीवियस वीडियो में बता दी थी। मैं आज चर्चा करूंगा एप्लीकेशंस की। मैं एप्लीकेशंस की चर्चा करूंगा। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, हाइड्रोजन से ऊपर वो मेटल रखे गए हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और मेटल के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे वो मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, ऊपर वाले जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं, नीचे वाले गेन करना चाहते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल हैं उनकी वैल्यू लगभग माइनस में होगी, रिडक्शन पोटेंशियल्स में जो वैल्यू होंगी, और आपके जो नीचे रहते हैं मेटल हाइड्रोजन से उनकी वैल्यू प्लस में होंगी, वो आपके ऑक्सीडाइजर होंगे। ठीक है, मैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, हमारे पास पहला टॉपिक आ रहा है कैलकुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, जिसे हम लोग ई नॉट कहते हैं। ई नॉट को हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स निकालने का तरीका है मेरे पास, बहुत सिंपल तरीका है। ई नॉट शेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। या तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लें, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करेंगे जब वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म में दे रखे होंगे। ऐसा नहीं है, आप इस वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब आपको वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के टर्म में दे रखी होंगी। ठीक है, बात आ गई मेरी समझ में। फॉर्मूला आपके सामने है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स कैसे निकालना है, कैथोड माइनस एनोड कर लीजिए। क्वेश्चन जो होगा आपका वो दो तरीके से आएगा, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होगा, Zn प्लस 2 सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 to Cu गिवन E नॉट Zn प्लस 2 to Zn माइनस 0.76 वोल्ट E नॉट Cu प्लस 2 to Cu प्लस के 0.34 वोल्ट। आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होगा। छोटा सा 1 मार्क्स में हो सकता है, 2 मार्क्स में हो सकता है। ठीक है, जब आप 3 मार्क्स का क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट इक्वेशंस का, तो मुझे इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। बिना मैं इसके उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाऊंगा। वो बोर्ड में हर साल क्वेश्चंस आता है, आप चेक कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स का पेपर। मुझे इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। हो सका ये मेरा 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता, फिलहाल हम इसे सेल डायग्राम कहते हैं फिलहाल, लेकिन आप समझ लीजिए आप तो नहीं जानते। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो 2 लेयर है ये सॉल्ट ब्रिज है। ये जो लेफ्ट में पार्ट है आपका, ये एनोड का पार्ट है। ठीक है, लेफ्ट में जो भी पार्ट है वो एनोड का पार्ट है, और जो आरएचएस में आपको जो पार्ट दिख रहा है वो आपका कैथोड का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? कैथोड वाला पार्ट है आपका। ठीक है, ओके, कैथोड वाला पार्ट है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि लेफ्ट में आपका हमेशा एनोड होगा और राइट में आपका कैथोड होगा। ठीक है, आपसे कहा गया कि सर इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स निकालते हैं ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक शेल। ये गैल्वेनिक शेल है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गैल्वेनिक शेल क्या है और कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो मैं चर्चा करूंगा। तो आपसे कहेगा कि सर आप इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स बता दें। ठीक है, ओके सर। आप कहेंगे सर मेरे पास फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, लेकिन ये लगेगा कब? ये तब लगेगा जब वैल्यू किस टर्म में दे रखी होंगी, रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म में दे रखी होंगी। तो वैल्यू आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं, वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म में ही दी गई है। तो आपका सिंपल फॉर्मूला हो जाता है ई नॉट शेल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन एक समस्या आ जाती है कि मैं कैसे सर कंपेयर करूंगा कि आखिरकार कैथोड पे कौन होगा और एनोड पे कौन होगा। तो मैं जबरदस्त 3 तरीके बताता हूं, इससे जबरदस्त तरीका हो ही नहीं सकता। आप सुनिएगा, आपके पास कई तरीके हैं जब ये चीज कंपेयर करनी होगी कि कौन कैथोड पर जाएगा और कौन एनोड पर जाएगा। तो मैं तो धर रहा हूं, या तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो
भाई ऊपर वाले एनोड पर होते हैं, उस मान लो हम दो लोग हैं, ये ऊपर है ये नीचे, तो ऊपर वाला एनोड पर होगा, नीचे वाला कैथोड पे होगा। तो या तो मुझे ईसीएस याद हो कि बस सर जिंक ऊपर रहता है, कॉपर नीचे रहता है, तो ऊपर वाला एनोड पर, नीचे वाला कैथोड पर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को ईसीएस याद नहीं होगी। ठीक है, दूसरा तरीका है, तो शेल डायग्राम आएगा वहां पे शेल डायग्राम आएगा, और शेल डायग्राम का जो लेफ्ट का पार्ट है वो कहां पे होगा, एनोड पर। राइट हैंड पार्ट कहां होगा, कैथोड पर। आई बात समझ में। आप ऐसे पता कर लीजिए कि एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है। मान लीजिए ये भी नहीं पता कर पा रहे, हम लोग नहीं देख पा रहे कि ये एनोड होगा या कैथोड होगा, तो बेहतरीन तरीका, और इससे बेहतरीन होगा ही नहीं कोई, आप वैल्यू से कंपेयर कर लें प्लीज। वैल्यू के बेसिस पे कंपेयर कर लें, क्योंकि मैंने बताया था जितना ज्यादा माइनस ऊपर चला जाएगा, कम माइनस और नीचे, और कम और नीचे, प्लस तो बेचारा और जमीन पे ही चला जाएगा। आप ऐसे पता कर लें, तो माइनस वाला ऊपर होगा, ऊपर वाला एनोड पर, नीचे वाला कैथोड पर होगा। आप ऐसे चीजों को समझ लें, ऐसे अपने क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो ये आरपी के टर्म में है, ये माइनस, तो ये तो होगा एनोड पर सर, ये प्लस, ये होगा कैथोड पर। तो वैल्यू हो गई 0.34 माइनस 0.76। ठीक है, और सॉल्व करके ये आ गया प्लस के 1.1 वोल्ट। दिस इज द आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप एक लाइन में इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में आपका आंसर कर सकते हैं। मान लीजिएगा यही क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जाता, Zn प्लस 2 Cu प्लस 2 टू Cu, लेकिन वैल्यू इस बार कुछ ऐसे दे रखी होती। मान लीजिए Zn टू Zn प्लस 2 प्लस के 0.76 वोल्ट, Cu अपॉन Cu प्लस 2 माइनस के 0.34 वोल्ट। तो पता है फॉर्मूला, तो आप कहेंगे सर कैथोड माइनस एनोड होता है, लेकिन वो तो कब लगता है जब वैल्यू दे रखी हो आरपी में। लेकिन इस बार वैल्यू किस टर्म में है, इस बार वैल्यू आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के टर्म में दे रखी है। तो फॉर्मूला बदलूंगा मैं अपने इस वाले फॉर्मूले को लगाऊंगा, अब एनोड माइनस कैथोड, एनोड माइनस कैथोड। ठीक है, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, हो जाएगा काम। कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, ये भी आप पता कर लेंगे। ठीक है ना, ये भी आप पता कर लेंगे। आप इस फॉर्मूले को लगा लीजिए। आप साइन भी बदल सकते हैं, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताऊं। आप इसी को लगाइए तो आप साइन बदल लीजिएगा। साइन कैसे बदले जाएंगे, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है माइनस के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यही सबसे बेहतरीन है। आप कंफ्यूज ही ना पैदा करें। आप क्या करें कि कुछ भी दे रखा हो, आप कैथोड माइनस एनोड ही लगाएं, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स में दे रखे हैं तो आप उनकी वैल्यू बदल लें। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ओपी और आरपी की वैल्यू तो सेम होती है, केवल साइन का डिफरेंस होता है। तो ओपी को आरपी बदल लें और आरपी में कन्वर्ट करके कैथोड माइनस एनोड वाला टर्म लगाएं, आंसर आपका आ जाएगा। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स आपको निकालने हैं, लेकिन एक वैल्यू कैथोड में, एक वैल्यू आपकी रिडक्शन पोटेंशियल्स में, और एक वैल्यू आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सर, हम बताएं कैसे करेंगे। हम एक तरीका करेंगे, या तो हम कैथोड माइनस एनोड लगाएं या एनोड माइनस कैथोड लगाएं। जाहिर सी बात है कैथोड माइनस एनोड ही लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमको दोनों आरपी में चाहिए। एक आरपी में था लेकिन दूसरा ओपी में था, तो तरीका है ना, उसी ओपी को आरपी बना लीजिए, उसी ओपी को आरपी बना लीजिए। और बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, आरपी इक्वल्स टू माइनस ओपी, और इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स निकल आएगा, और आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिएगा फटाफट। तो पहला क्वेश्चन एप्लीकेशंस हमारा हो चुका है ईसीएस के ऊपर, एक्टिविटी सीरीज के ऊपर, कि आप सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड करके वैल्यू मिल जाती है। आपको कैसे करना है वो मैंने प्रीवियस पार्ट में बोला था आपसे। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस के Cu। ठीक है, आपको वैल्यू गिवन दे रखी है Cu प्लस 2 टू Cu माइनस के प्लस के 0.34 वोल्ट है, और E नॉट आपको दे रखा है Zn प्लस 2 टू Zn माइनस के 0.76 वोल्ट आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं।
यहाँ से काफ़ी चीज़ें बनेंगी, काफ़ी मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लान हो सकते हैं, काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट बनाए जा सकते हैं। सुनने का ज़रा प्रयास करिए। आपसे कहेगा सर कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स निकाल दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा आपसे, क्या ये रिएक्शंस पॉसिबल होगी या इम्पॉसिबल होगी, पॉसिबिलिटी होगी या इम्पॉसिबिलिटी होगी, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है। बहुत अच्छा प्यारा टॉपिक है, इसमें वो पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, आपसे पूछ लेगा ये रिएक्शन फेवर ऑफ प्रोडक्ट होगी या फेवर ऑफ रिएक्टेंट होगी। आपको मेरी बात समझ में आई, क्या क्या पूछ रहा है, रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये पूछ लेगा। रिएक्शन का डायरेक्शन कहाँ होगा, रिएक्शन किसके फेवर में होगी, प्रोडक्ट के फेवर में या रिएक्टेंट के फेवर में होगी। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए, आपको कुछ नहीं करना, परेशानी नहीं होना, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स निकालना है, पहले मेरा ये काम करना है, ठीक है। यहाँ इस बार सेल डायग्राम नहीं आया, इस बार आपको सीधी वैल्यू मिली हुई है और आपको पता है जो माइनस होगा वो कौन होगा, एनोड पर, और ये कौन होगा, कैथोड पर। तो फाइनली आप कहेंगे सर ई नॉट शेल बराबर हमारा होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और कैथोड की वैल्यू होती है सर हमारी कितनी कैथोड की वैल्यू होती है 0.34, ठीक है, माइनस 0.76, और ये वैल्यू आ जाती है प्लस के 1.1 वोल्ट। यस, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है, सुनने का प्रयास करिए, ई नॉट शेल की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 आ जाती है किसी भी रिएक्शन के लिए या किसी भी शेल के लिए, कैल्विनिक शेल के लिए, ई नॉट शेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाती है, तो मैं आंसर बता रहा हूं, रिएक्शन आपकी पॉसिबल होगी, रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो फॉरवर्ड होगा, और रिएक्शन फेवर ऑफ प्रोडक्ट होगी। समझने का प्रयास करिए, रिएक्शन कहाँ होगी, फेवर ऑफ प्रोडक्ट होगी, डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ये बात आपसे किसी भी रिएक्शंस के लिए पूछ सकता है, केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शंस देके पूछ सकता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। आप इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकाल लें, ग्रेटर देन 0 है, स्पॉन्टेनियस होगा, डायरेक्शन उसका फॉरवर्ड होगा, फेवर ऑफ प्रोडक्ट होगी। अगर मान लीजिएगा वो गलती से ई नॉट शेल उसका लेस देन 0 आ जाता है, तो जो भी बोल रहा था वो सब नहीं होगा। अब रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, अब वो फेवर ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगी, फेवर ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगी, और डायरेक्शन उसका बैकवर्ड होगा। क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं, आप लोग देखें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करें, आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। और एक और चीज़ लिख देता हूँ, अगर ई नॉट शेल किसी का 0 आ जाता है तो वहाँ इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, ये चीज़ भी थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए, यहाँ से टॉपिक्स बनाए जाते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चन से आपको मिलेंगे, करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। आइए क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। आपसे ये कह सकता है कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर देता है कि भाई मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसका कलर लगभग ब्लू होता है, और अगर मैं उसके अंदर जिंक का रॉड डाल देता हूं, ठीक है, मैं उसके अंदर जिंक का रॉड डाल देता हूं तो जिंक ब्लू कलर मेरा डिसअपियर हो जाता है। वाई, क्वेश्चन मार्क होगा, वाई, ऐसा क्यों, ब्लू कलर मेरा डिसअपियर क्यों हो जाता है। तो आपका जवाब होगा, मैं देसी तरीके से बताऊं, आपका जवाब क्या होगा, आप कहेंगे सर जिंक मेरा हाई रिएक्टिव है, और हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को उसके साल्ट सॉल्यूशंस में से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे चले जाइए, टॉप वाला बॉटम वाले को निकाल सकता है, लेकिन बॉटम वाला टॉप वाले को नहीं निकाल सकता। फाइनली ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल इसका ग्रेटर देन 0 आएगा, प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होगा तो क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर आपका बाहर हो जाएगा, और फाइनली आपकी ये रिएक्शंस होगी, और ब्लू कलर आपका डिसअपियर हो जाएगा, Zn आ जाएगा, और Zn पर +2 चार्ज हो जाएगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं, इसलिए कलरलेस सॉल्यूशंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि सर अगर मैं इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में ही अगर सिल्वर का रॉड डाल देता हूं तो क्या होगा, ठीक है, मजाक कर रहे हो सर,
अगर मैं सिल्वर का रॉड डाल दूंगा तो क्या होगा, आप सबको पता है, मुझे लिखना पड़ जाएगा नो रिएक्शंस। क्यों लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि सिल्वर मेरा लो रिएक्टिव है, वो हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन डिस्प्लेस करेगा कौन नहीं डिस्प्लेस करेगा। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, प्यारा क्वेश्चन है। जो भी लोग हाइड्रोजन से ऊपर रहते थे, सुनने का प्रयास करिए, जो भी लोग हाइड्रोजन से ऊपर रहते थे वो सबके सब हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड में से डिस्प्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। लेकिन जो नीचे रहते हैं वो आपके नहीं करेंगे। जैसे कि कहीं लिखा हुआ Zn2HCl एरो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी, क्योंकि जिंक से ऊपर रहने वाले डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। लेकिन जब आप कॉपर की रिएक्शंस डाइल्यूट एसिड्स के साथ कराते हैं तो आगे मुझे लिखना पड़ जाएगा नो रिएक्शंस। ठीक है, तो ऊपर वाले तो डिस्प्लेस करते हैं, नीचे वाले नहीं करते। तो यही केमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, दूसरा वाला डायरेक्शंस, फेवर ऑफ प्रोडक्ट होगी, रिएक्टेंट होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।